जी, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस भाद्रजुन में। और हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे थे सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, मतलब सिर्फ खुली आँखों से आपको दिखाई नहीं देते। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती हैं, क्योंकि वे जीव बहुत ही सूक्ष्म, बहुत छोटे होते हैं। अत्यंत छोटे जीव जिनको सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ ये सब होते हैं जीवाणु। इनको 4 भागों में बांटा गया है। और फिर एक विषाणु भी होते हैं, लेकिन विषाणु जो होते हैं वह निर्जीव अवस्था में होते हैं और सजीव के शरीर में जाकर फिर वृद्धि करते हैं। तो अब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे थे। फिर हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। कैसे? कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं तो वो तो हो गए मित्र, और कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो वो हो गए शत्रु। तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग पढ़ रहे थे, उपयोग जो हमारे काम में आते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं और ये हमारे उपयोग में कैसे काम में आते हैं। हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम केक बना लेते हैं, पेस्ट्री, और उसके अलावा मैदे का आयतन बढ़ा के केक वगैरह बनाते हैं। ये क्या कहते हैं इसे, ब्रेड वगैरह बनाने में आदि में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे दूध को दही में बदलने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। ये सूक्ष्म जीव हमारे बहुत काम में आते हैं। और इसके अलावा जब बहुत बड़े स्तर पे शराब बनानी हो, बहुत ज़्यादा शराब बनानी हो, तब भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो बड़े स्तर पे शराब बनाने में काम में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी जो फल होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल और कुछ फल होते हैं, उनके रस में जो शर्करा होती है उसको यीस्ट एक होता है, यीस्ट या खमीर कहते हैं। तो यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। और चीनी जो होती है, शक्कर या चीनी जो होती है, चीनी के द्वारा एल्कोहल यानी शराब बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। और किण्वन की खोज 1857 में लुई पास्टर ने की थी। अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों के। इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, इस तरह देखना है कि सूक्ष्म जीवों के क्या क्या उपयोग हैं, ये हमारे किस किस क्षेत्र में काम में आते हैं। तो अब पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, यानी सूक्ष्म जीवों से दवाइयाँ बनती है, कुछ एंटीबायोटिक प्रतिजैविक बनाई जाती हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है पेनिसिलिन का। जब भी आप बीमार पड़ते हैं, जब आपको बुखार आता है तो आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो कुछ पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने के अलावा कुछ प्रतिजैविक एंटीबायोटिक भी दी जाती हैं। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कुछ गोली या कैप्सूल होती है जिससे हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं? बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देने वाली जो दवाई होती हैं उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। तो ये कुछ आप बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली और इनकी वृद्धि को रोकने वाली औषधि को, इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रतिजैविक की परिभाषा लिख दो, प्रतिजैविक, और इंग्लिश में कहते हैं इसको एंटीबायोटिक। जब भी आप बीमार पड़ते हैं ना, तो आपको कोई भी दवा देगा ना, उसके साथ एक एंटीबायोटिक भी देगा ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तो ये एंटीबायोटिक किससे परिभाषा लिखना चाहे लिखेंगे आप, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक वे औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को, जो बीमारी पैदा करने वाले कुछ सूक्ष्म जीव हैं, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या बीमारी या उसकी वृद्धि को रोक लेती हैं, या उस बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देती, उनकी वृद्धि को
को रोक देती हैं ऐसी औषधि को एंटीबायोटिक कहते हैं या प्रतिजैविक। इंग्लिश में एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक बनते किसे हैं? ये कुछ सूक्ष्म जीवों से ही बनती हैं। तो आजकल बहुत सारे जीवाणु और कवक से प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का उत्पादन होता है। तो एंटीबायोटिक के नाम लिखना, प्रतिजैविक के नाम। प्रतिजैविक कवक व जीवाणु के उपयोग से बनते हैं। प्रतिजैविक जो है वो जीवाणु व कवक से बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिखना, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन आराम से लिखें, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और लिखना चाहें तो टेट्रासाइक्लिन। ये सब प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक हैं। जब भी आप बीमार होते हैं तो दवा के साथ ये दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक दी जाती हैं ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तो ये एंटीबायोटिक क्या करती हैं? ये आपके अंदर जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देती हैं और या उनकी वृद्धि को पूरी तरह से रोक लेती। एरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों ही क्या है? एंटीबायोटिक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन ये सब एंटीबायोटिक हैं। इनका उपयोग होता है सूक्ष्म जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने में और उनकी वृद्धि को रोकने में। और ये सब किससे बनते हैं? कवक और जीवाणु से बनते हैं। तो कवक और जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव हैं जिनसे ये एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं। और आगे देखें तो कुछ और एंटीबायोटिक का देखें तो एक तो है पेनिसिलिन। एक और नाम लिख लें, पेनिसिलिन। इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो अमेरिका के बहुत सारे सैनिक ऐसे बीमार पड़ते थे या उनको कुछ हो जाता था, जैसे किसी कई जगह लग जाती थी। जल्दी से रिकवरी करने के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस टाइम पेनिसिलिन की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन भी क्या है? एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग किया जाता है। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1929 में। लिख दो 1929 में। पेनिसिलिन भी एक क्या है? पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक हैं, ये भी एंटीबायोटिक हैं जो प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक हैं। जो कहाँ प्राप्त हुआ था? जो उन्होंने कब देखा था इसको? हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे थे इन्होंने संवर्धन तस्तरी पे। तो इन्होंने इसको देख लो, संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे थे। हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे थे इन्होंने। तथा इन्होंने क्या किया? फफूंद जो होता है उन्होंने देखा कि फफूंद जो है वो जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। ठीक है। फिर उसने पेनिसिलिन की खोज की और
इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन, फफूंद क्या है? कवक, फफूंद कवक। तो फफूंद से इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलिन बनाई गई या पेनिसिलिन की खोज की गई। पेनिसिलिन भी क्या है? एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन बनाई गई। तो फफूंद क्या होता है? कवक, कवक को बोलते हैं फफूंद। तो कवक क्या है? ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं। तो पेनिसिलिन भी कवक या फफूंद से प्राप्त होता है। और पेनिसिलिन की खोज कब हुई? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और उन्होंने संवर्धन तस्तरी होती है एक, तो उस पर ये हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। और ये फफूंद क्या करती है? जीवाणु की वृद्धि को रोकती है और बहुत सारे जीवाणुओं को मारने का कार्य करती है फफूंद। तो इस प्रकार पता चला कि फफूंद से भी पेनिसिलिन बनाई जाती है। और इसके अलावा पशु आहार और कुक्कुट आहार में, पशु आहार होता है ना, पशुओं को, गाय भैंसों को जो चारा खिलाया जाता है, पशु आहार जो होता है ना, वो गट्टे वगैरह होते हैं जो भैंसों को और गायों को खिलाए जाते हैं। तो पशु आहार और कुक्कुट आहार जो मुर्गे होते हैं, उनके भोजन में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिससे पशुओं के शरीर में जो सूक्ष्म जीवों से जो बीमारियां होने वाली हैं वो रोक दी जाती हैं। तो प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों में रोग नियंत्रण में भी किया जाता है, रोग को रोकने में भी किया जाता है। ठीक है। और याद रखिए, एक और सिंपल बात आपको बताता हूँ कि हमें कभी भी डॉक्टर कोई भी अगर प्रतिजैविक दवाई लिख के देता है तो उस दवा का हमें पूरा कोर्स लेना चाहिए। अगर उसने 5 दिन की दवा दी है तो आपको 5 दिन का कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रतिजैविक समय पर नहीं लेंगे ना तो अगली बार जब आप बीमार होंगे, जैसे आपको जो दवाई लिख के दी है वो आपने उस समय जब आपको लेनी थी उस समय नहीं ली है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। इसके अलावा शरीर में ज़्यादा प्रतिजैविक, ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाई ले लें तो भी जीवाणु भी नष्ट कर देती हैं। शरीर में जो उपयोगी जीवाणु होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस ज़्यादा एंटीबायोटिक भी ना लें। अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक लेंगे या दवाई लेंगे तो आपके शरीर में जो उपयोगी जीवाणु, शरीर के लिए काम में आने वाले जीवाणु हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तो जो डॉक्टर दवा देते हैं उसको समय पे लें। अगर समय पर नहीं लेंगे तो वो दवा वापस अगर आप बीमार पड़े और लेंगे तो आप पर वो उतनी उपयोगी नहीं होगी, आप पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है। और सर्दी, जुखाम और फ्लू होने पे प्रतिजैविक ना लें, एंटीबायोटिक नहीं लें, क्योंकि जो सर्दी जुखाम जो होते हैं ये सब बीमारियाँ विषाणु, वायरस के द्वारा फैलती है और वायरस पर एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक इतना असर नहीं दिखाते। ओके बेटा, चलो अब एक वैक्सीन की बात करें तो कुछ टीका या वैक्सीन, जब आप छोटे होते हैं तो आपको वैक्सीन दी जाती है। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको वैक्सीन दी जाती है, टीका लगाया जाता है, सुई लगा दें टीका। ठीक है। तो ये टीका जो होता है उसमें भी कुछ सूक्ष्म जीव, जब हम बीमार होते हैं तो जो बीमार करने वाले सूक्ष्म जीव है वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। तो सूक्ष्म जीव जो अगर हमारे शरीर में अगर वापस प्रवेश करें तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए, इसके लिए क्या करते हैं? मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, जो मरे हुए या जो किसी काम के सूक्ष्म जीव नहीं हैं, तो निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुरूप प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न कर देगी और रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। और यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। और जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारी सदा के लिए सुरक्षा हो जाती है। इसीलिए टीका या वैक्सीन जो हैं वह हमें पहले ही दे दिया जाता है, जैसे हैजा, क्षय रोग, टीबी, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जाता है। ठीक है। देखो, वैक्सीन या टीका में क्या होता है? मृत या जो पहले से मृत व निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ शरीर में प्रवेश करवाते हैं। स्वस्थ शरीर में
प्रवेश कराने से शरीर जो है कराने पर शरीर उनके खिलाफ क्या बना लेता है, प्रतिरक्षी, और उनसे लड़ने वाली शरीर की कोशिकाएं जो हैं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देते हैं। शरीर उनके खिलाफ ये शरीर उनके खिलाफ प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। जो रोग फैलाने वाला है ना, रोग कारक नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती हैं, और ये सदा के लिए सुरक्षा होती है, सदा के लिए सुरक्षा होती है। ठीक है। और इस प्रकार के टीके जो हैं वो कब लगाए जाते हैं, हैजा, क्षय, चेचक आदि बीमारियों को टीके के द्वारा, ये सब बीमारियां हैं, हैजा, क्षय और चेचक, इन बीमारियों को वैक्सीन यानी टीके द्वारा रोका जाता है। टीका लगा के रोका जाता है, टीके द्वारा रोका जा सकता है। देखो इसमें क्या करते हैं, टीके में क्या करते हैं, देखना ध्यान से, वापस सुनना। हमारे शरीर में जो जैसे कोई भी बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे शरीर में एंटर करते हैं, वो बीमारी फैलाते हैं और फिर हम बीमार कर देते हैं। और शरीर जब भी कोई नई बीमारी आती है ना तो उसके खिलाफ शरीर सक्रिय नहीं हो पाता, क्योंकि शरीर में उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ हैं, प्रतिरक्षी हैं, वो नहीं बन पाते। हमारे शरीर में क्या होते हैं, प्रतिरक्षी। कोई भी बीमारी हो जाए तो उससे लड़ने के लिए क्या होते हैं, प्रतिरक्षी। अब प्रतिरक्षी कब बनते हैं, जब हमारे शरीर में वो जो कोई भी बीमार जो सूक्ष्म जीव वो एंटर करेगा, उसकी बीमारी का पता चलेगा तो हमारा शरीर उसके खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएगा। अब क्या होता है, जैसे ये बीमारियां हैं हैजा, क्षय, चेचक, ठीक है, इन बीमारियों के टीके हैं ना वो बीमारी होने से पहले ही लगाए जाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव है ना, जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो उनके मरे हुए सूक्ष्म जीव या निष्क्रिय जो किसी काम के सूक्ष्म जीव नहीं है उनको शरीर में प्रवेश कराते हैं। जब ये मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव जो बीमारी फैलाने वाले मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव हैं उनको शरीर में प्रवेश कराते हैं, शरीर इनके खिलाफ क्या बनाता है, प्रतिरक्षी, इनके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, प्रतिरक्षी बना लेता है और उस रोग को पहले ही नष्ट कर देता है। और ये जो प्रतिरक्षा है ये हमारे शरीर में हमेशा के लिए रहती है। जब कभी भी आने वाले समय में कोई भी वैसा ही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करेगा ना तो हमारे शरीर ने पहले इसके खिलाफ क्या बना रखी है, प्रतिरक्षी बना रखी है। जैसे ही कोई बीमारी फैलाने वाला सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में एंटर करेगा तो हमने उसके खिलाफ पहले ही प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बना रखी है। तो जैसे ही वो शरीर में प्रवेश करेगा तो शरीर में जो प्रतिरक्षी हैं वो उस रोग कारक को, उस रोग फैलाने वाले जीव को नष्ट कर देंगे और ये सदा के लिए सुरक्षा रहती है। ये सुरक्षा प्रतिरक्षी हमेशा हमारे शरीर में बने रहते हैं। तो हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस ये कुछ बीमारियाँ होती हैं। एक नाम लिख देना, हेपेटाइटिस, ये कुछ बीमारियाँ होती हैं। इनके टीके हमें जब बचपन में ही लगा दिए जाते हैं ताकि जब ये कभी अगर इसके सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में अगर हम बड़े हों, हमारे शरीर में हेपेटाइटिस, हैजा या इसके सूक्ष्म जीव प्रवेश करें तो हमारे शरीर में पहले से एंटीबॉडी होते हैं जो इनको फैलने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। तो ये टीके या वैक्सीन जो हैं ये भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं। और एक और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, एडवर्ड जेनर नाम का वैज्ञानिक था। तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज कब की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज कब की थी, 1798 में की थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको याद रखें, अच्छा रहेगा। तो एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज 1798 में की थी। ओके, इसके अलावा भी हम बचपन में हमको बहुत सारे रोग होते हैं तो उन रोगों से लड़ने के लिए शरीर में पहले से ही टीके या वैक्सीन दिए जाते हैं। और आप सब ध्यान रखें
कि आपके आसपास जो छोटे बच्चे हैं उनको भी समय पे टीके दिलवाएं, पोलियो की 2 बूंद पिलाएं और इसके अलावा भी मीज़ल्स, पोलियो इसके वैक्सीन दिए जाते हैं छोटे बच्चों को, वो हमें समय पे दिलवाना चाहिए। और जो जो पोलियो के लिए में जो बूंद दी जाती है 2 बूंद ज़िंदगी की, पोलियो की 2 बूंद, वो भी वास्तव में एक वैक्सीन होती है, टीका होता है, इसको ओरल यानी मुंह के द्वारा दिया जाता है। और चेचक जो बीमारी है वो पहले पूरे विश्व में थी, अब चेचक का पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है। चेचक जो बीमारी है वो अब नहीं होती। चेचक में देखो शरीर पे छोटे छोटे वो दाने होते हैं ना, वो चेचक है। अब वो बीमारी बहुत कम होती है, बहुत कम। जिनको बचपन में चेचक का टीका दिया जाए तो उनको वो बीमारी नहीं होती, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो टीके का उत्पादन करने में और हमारे लिए भी और अनेक जंतुओं को रोग से बचाने में भी सहायता करते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अब मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में भी वो सूक्ष्म जीव बहुत काम में आते हैं। जैसे एक और देख लो थोड़ा सा कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं या कुछ जीवाणु या नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है और इससे मिट्टी में उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं, या जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, देखना ध्यान से, ये सूक्ष्म जीव के और क्या उपयोग हैं? मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि, मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि। मिट्टी जो होती है उसमें उर्वरा शक्ति जो होती है ना, उर्वरता, मिट्टी को और उपजाऊ बनाना, उसमें उर्वरता की वृद्धि, ये कौन करता है? कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वो, और कुछ होते हैं नील हरित शैवाल, कुछ नील हरित शैवाल भी होते हैं, या नीले हरे शैवाल जिन्हें कहते हैं। नीले शैवाल जो होते हैं वह वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वो क्या करते हैं? जो वायुमंडल है ना उसकी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। कैसे कर, देखो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, मैंने आपको बताया था शायद और नहीं बताया, वापस बता देता हूँ कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको वृद्धि के लिए भी क्या चाहिए? प्रोटीन। क्या चाहिए? प्रोटीन। देखना ध्यान से एक बार, प्रोटीन जो होती हैं, प्रोटीन में क्या होते हैं? नाइट्रोजन, मेन क्या कारक प्रोटीन में? कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन किससे बना होता है? नाइट्रोजन से। तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन ही उत्पाद होता है। तो प्रोटीन, अब पेड़ पौधे जो हैं उनको, उनकी जड़ों में भी क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन होना चाहिए। अब इनके पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन की पूर्ति कौन करता है? कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों की जड़ों में रहते हैं। और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन गैस। अब इस नाइट्रोजन गैस को सीधे ही पौधे अपने अंदर नहीं ले सकते नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन गैस को सीधे ही पौधे अंदर नहीं ले पाते, इसलिए कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं छोटे छोटे पौधे की जड़ों में, और कुछ बाहर भी होते हैं सूक्ष्म जीव जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? नाइट्रेट में। किसमें बदल देते हैं बेटा? नाइट्रेट में। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के, कुछ सूक्ष्म जीव छोटे जीव होते हैं तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के इस मिट्टी में छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं? मिट्टी में छोड़ देते हैं। फिर मिट्टी में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति हो जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। इस प्रकार ये नाइट्रोजन फिर पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, फिर इससे अपनी वृद्धि की जाती है, संवर्धन किया जाता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ जीवाणु और कुछ नील शैवाल होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? स्थिरीकरण। और इस प्रकार मृदा में, मिट्टी में क्या हो जाता है? मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन हो जाता है। नाइट्रोजन का संवर्धन यानी नाइट्रोजन बढ़ जाता है, नाइट्रोजन संवर्धन होता है।
नाइट्रोजन संवर्धन होता है और उर्वरा शक्ति, उर्वरता यानी मिट्टी का उपजाऊपन, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मिट्टी तथा उर्वरता में वृद्धि होती है। तो ऐसे जीव जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन। जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को, ये कुछ जीवाणु नीरलित शैवाल होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मृदा में यानी मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं और मिट्टी को और उर्वरक बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं, यानी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। ठीक है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं इन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। इससे नाइट्रोजन की मात्रा ज़मीन में बढ़ जाती है और ज़मीन और उपजाऊ हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना। लास्ट वाला ये मिट्टी में उर्वरता में वृद्धि जो पढ़ाया है सारा नोट करना है। कल हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।